हम आईएफपीएच के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जब तक हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर आर के सिंह हमारे साथ जुड़ते हैं। आईएफपीएच कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब पता लगा कि होम्योपैथी वायरल इन्फेक्शन एंड वायरस डिसीजेस में काफी अच्छा साबित हो रहा है। काफी लोगों को होम्योपैथी की वजह से फायदा मिल रहा है। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स इन केरला ने एंड होम्योपैथी लवर्स ने आईएफपीएच केरला में 3 साल पहले स्टार्ट किया। तो जब ये हमने स्टार्ट किया था तब डॉक्टर्स एक साथ मिलते थे और उनके उस दिन के पेशेंट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में वो डिस्कस करते थे। वहां से ये नॉलेज सेशन स्टार्ट हुआ है और अब 952 डेज हो गए हैं हमारे पास। 40 डेज में, नेक्स्ट 45 डेज में हम 1000 डे सेलिब्रेशन बना रहे हैं मई 28 को आईएफपीएच का। और ये जो उनका फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा वो केरला ट्रिवेंड्रम में होगा, होटल हयात में। अ, इसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं। वहाँ में अभी हमारे साथ डॉक्टर आर के सिंह जुड़ गए हैं, तो ज्यादा समय ना लिए हुए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं डॉक्टर आर के सिंह का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर आर के सिंह होम्योपैथी डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सन 1994 से लखनऊ में। इनका क्लिनिक इज एक्सक्लूसिवली फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इन्होंने काफी एक्सट्रीम इनफर्टिलिटी केसेस ट्रीट करे हैं, स्पेशली केसेस ऑफ ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, फेल्ड आईवीएफ केसेस, लो वेरी लो फर्टिलिटी केसेस एंड लो और वेरी लो एएमएच केसेस इन्होंने क्योर करे हैं। दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो उस विषय में वो आज हमसे बात भी करने वाले हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर आर के सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपना कीमती सा वक्त हमें देने का। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को प्रणाम। इनफर्टिलिटी आप सभी जानते हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है और धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेज आते आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह करूंगा तो लंबा हो जाएगा। फिलहाल 12 मंथ्स का अगर पीरियड है, साथ रहते हैं और फिर भी बच्चे नहीं होते हैं तो हम उनको इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखते हैं। ऑलमोस्ट 15% इसकी प्रेवलेंस है सोसाइटी में। इंडिया में 10 to 14%। और ये अब बढ़ रहा है ड्यू टू वेरियस, जैसे लेट मैरिजेज हो रही हैं बहुत ज्यादा। अभी करियर बनाने के चक्कर में बच्चे शादी नहीं करते, तो उस चक्कर में लेट हो रही हैं शादियां, और शादियों के लेट होने के कारण जो इनफर्टिलिटी की प्रेवलेंस रेट है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी जो है डाउन होती जाती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, दोनों में ये कहानी होती है। तो ये होता है। नेक्स्ट प्लीज। और प्रेवलेंस जो है अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में थोड़ा अलग अलग टाइप का है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों में ये बड़ा होता है कि ज्यादातर जब इनफर्टिलिटी होती है तो फीमेल को इसका रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है। ज्यादातर केसेस के अंदर यही होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ज्यादातर इसका दोष महिलाओं पे मढ़ दिया जाता है कि साहब उस इनफर्टिलिटी है तो सारा का सारा। कई जगह तो ऐसे केसेस हमने हमारे पास आए हैं कि जहां मेल ने अपनी जांच ही नहीं कराई, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया, और फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन बच्चे नहीं हुए। जबकि जो डाटा है इसके बिल्कुल उलट है। इनफर्टिलिटी का जो 40% प्रेवलेंस है वो फीमेल्स में है, ऑलमोस्ट 40% ही मेल में है, और दोनों में होता है, कपल्स में दोनों में। और 10% काज ऐसा होता है कि जिसमें किसी काज मालूम नहीं है, दोनों नॉर्मल है, स्टिल देयर इज नो, कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। दोनों नॉर्मल है, दोनों की सारी जांचें नॉर्मल है, उसके बाद भी कोई बच्चा नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों बराबर के जो इनफर्टिलिटी के रीजन्स हैं वो मेल्स में एज वेल एज इन फीमेल्स बराबर के रीजन पाए जाते हैं। तो किसी एक को कहना कि नहीं ये फीमेल की वजह से है, मेल की वजह से है, ये ठीक बात नहीं है। दोनों में बराबर की प्रेवलेंस होती है। तो जब भी कभी किसी इनफर्टिलिटी के मरीज का इलाज हम करने जाएं तो दोनों का एक साथ जांच कराना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझसे भी शुरुआती दौर में एक चूक हुई कि मेरे पास एक पेशेंट था, वो एजुस्पर्मिया का था, तो उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ फिर भी बच्चे नहीं हो रहे थे।
और वाइफ का जांच नहीं कराया, तो दोबारा दोनों उसकी जांच जब कराया तो पता लगा कि दोनों ट्यूब बंद हैं। तो जरूरी है कि जब हम इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू करें तो दोनों की जांच, मेल की एज वेल एज इन फीमेल की, दोनों की जांच हमें कराना जरूरी होता है। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो उस अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये वही है जो 40% मेल 40% फीमेल का है, कंबाइंड भी फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये इनफर्टिलिटी में प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसको कभी भी बच्चे नहीं हुए, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई है, उसको कहते हैं जिसमें कि बच्चा एक तो हुआ उसके बाद फिर नहीं हो पा रहा है या लाइव बर्थ नहीं हो पा रही। ये केसेस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के भी काफी बढ़ रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो आ रहा है, जो हम लोगों ने अपने पर्सनल सर्वे किया अपनी क्लिनिक के अंदर, जो हम लोग पा रहे हैं उसमें ये मिल रहा है कि जो सिजेरियन सेक्शन ढेर सारे हो रहे हैं और ढेर सारी एब्डोमिनल सर्जरीज हो रही है। सबसे प्रमुख तो रीजन आ रहा है सिजेरियन सेक्शन, जिसके कारण ट्यूब बंद हो रही है। हालांकि कंट्रेरी टू कॉमन बिलीफ, लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसको ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन से जोड़ देते हैं। जो कन्वेंशनल साइंस है उसमें ज्यादातर लेडीज को अगर बंद ट्यूब आई तो उसका तुरंत जो है एटीटी स्टार्ट कर दिया जाता है या हाइड्रोट्यूबेशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काज उसका जो है वो सीजरियन सेक्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि सीजरियन सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी होना बंद हो गया है हिंदुस्तान में। सबसे खराब बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी जो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी थी, वो नॉर्मल डिलीवरी होना बंद हो गया है। अब अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो हर बच्चे का यही बताएंगे कार्ड फंस गया गले के पास। जब तक कि इसके अंदर हमारे होम्योपैथी के लोग, जो ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज हमारे पास भी अभी नहीं है, हम तो ये हमारे मरीज भी कई बार ये होता है कि हमें लास्ट में बच्चा पैदा कराने के लिए फिर ऑब्स्टेट्रिशियन के पास भेजना पड़ता है। ये बड़ी खराब और दुखद स्थिति होती है कि लास्ट में जाकर के जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है उसको भी सिजेरियन नहीं होता, और सिजेरियन का रिजल्ट जो है वो बच्चे पर बुरा, माँ पे बुरा, प्लस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके फलस्वरूप ये होता है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है। जिसका सबसे बड़ा रीजन जो इसमें मुझे देखने को मिला वो है ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब के ब्लॉक होने का बहुत बड़ा रीजन ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट करिएगा स्लाइड जी। तो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं फीमेल्स में वो ओवेरियन फैक्टर्स हैं। या तो ओवुलेशन का डिसफंक्शन होगा जिसके अंदर की ठीक से अंडे बनते ना हो या समय से फूटते ना हो, जैसा कि एनोवुलेशन हो जाता है, पीसीओएस में भी होता है ऐसा। और दूसरा चीज जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है वो होता है डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व जैसे आप जानते हैं, हर लेडी एक फिनिट नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है और वो समय के साथ धीरे 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 कम होते जाना है। जो अंडे हैं वो साल दर साल कम होते जाते हैं, हर महीने एक अंडा निकलता जाता है। तो अंडों की संख्या तो कम होती जाती है एज के साथ साथ। एज 30 बियॉन्ड जैसे जाती है वैसे ही ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है। तो ओवेरियन रिजर्व जो कम होने का समस्या है वो बढ़ता, इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरी है, क्योंकि शादियां आजकल जो शादियां हो रही है, नॉर्मल जो मैरिज की एज है इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। करियर के चक्कर में लड़के और लड़कियां दोनों शादी काफी लेट कर रहे हैं। तो जो फर्टिलिटी डाउन हो रही है नेचुरली, प्रकृति को आप रोक नहीं सकते, नेचर का जो काम है वो करेगी। तो फर्टिलिटी तो एक एज तक गिरती ही, और अगर हम उसको अपनी शादी में डिले करके रख रहे हैं तो शादी डिले होने की वजह से, ओवेरियन रिजर्व गिरने की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो रही है। ये सारे ओवेरियन फैक्टर्स हैं। दूसरा एक और काज बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, जो पिछले कुछ सालों में मैंने ज्यादा है ट्रेंड देखा है, जो अपनी प्रैक्टिस में अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलोर हो रहा है। यानी 30 साल 28 साल की लड़कियों में भी मैंने देखा है कि या तो उनका बहुत पुअर ओवेरियन रिजर्व हो गया है या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलोर हो रहा है। तो ये काजेज जो है बहुत कॉमन है, जो आजकल हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब इसके अलावा आता है ट्यूबल फैक्टर्स। जो बेसिक फैक्टर्स हैं, मैंने केवल बेसिक फैक्टर्स पे किया है। तो इसके अंदर हाइड्रोसल्फिंग्स हो जाना, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब एक बहुत बड़ा कारण बन के उभर रहा है। इसके अलावा डैमेज फैलोपियन ट्यूब भी हो रही हैं सर्जरी की वजह से, या कई बार इन्फेक्शन जिसमें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन या अन्य एसटीडी डिजीजेस के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब से ये डैमेज हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है। अगर ट्यूब सही नहीं है तो फिर बच्चे नहीं होंगे, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यूट्राइन फैक्टर।
यूट्राइन फैक्टर्स में हाइपोप्लास्टिक अगर यूट्रस हो, अच्छी तरह से बच्चेदानी का विकास नहीं हुआ हो, कार्निएट यूट्रस हो, बाई कार्निएट यूट्रस हो, या फिर फाइब्राइड बड़ा सा हो। फाइब्राइड कई बार प्रेगनेंसी को रोकता नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फाइब्राइड का ग्रोथ भी बच्चे के साथ साथ होने लगता है, जिसके कारण एबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये फाइब्राइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं भी होती। नेक्स्ट प्लीज। सर्वाइकल फैक्टर्स, स्टेनोसिस होता है कई बार इंजरी से, सर्जरी से या इन्फेक्शन। सर्वाइकल म्यूकस अच्छी कंसिस्टेंसी का नहीं होता। जैसा आप जानते हैं कि जब जो फर्टाइल पीरियड होता है उसके अंदर उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, बिल्कुल लिक्विड शेप में हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि वो कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती है और वो स्पर्म को पेनिट्रेट करने का चांस नहीं देता है, इसके कारण भी नहीं हो सकता है। कई बार स्पर्म एंटीबॉडीज भी सर्वाइकल म्यूकस में होती हैं, जिसके कारण दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। और एक काज ये भी है कि 10% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें सारे दोनों हस्बैंड वाइफ के इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं, कोई काज डेफिनेट नहीं होता है, जिसको हम लोग काजा अननोन में डाल देते हैं। इसमें कोई कारण अज्ञात नहीं होता और ये इसके अंदर कई बार जैसे ही कुछ दिन नहीं हुआ तो तुरंत आईवीएफ के लिए भेजा जाता है। इसका ये इंडिकेशन है आईवीएफ का कि अगर पता ही नहीं लग रहा कि क्या कारण है, फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तो उसको वो लोग आईवीएफ के लिए भेज देते हैं। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन केसेस के अंदर जो 10% केसेज हैं जिसमें कोई भी आईवीएफ के लिए भेज देते हैं, अगर ये होम्योपैथी में आते हैं तो कोई भी होम्योपैथ इनको सुटेबल मेडिसिन सेलेक्ट करके सफलता दिला सकता है। इसमें अपनी महारत है। ये बहुत अच्छा एक फैक्ट, ये क्लास है जिसके अंदर हम होम्योपैथी से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक केस है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब का। तो इसमें चूंकि इसकी स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा मुझे दिख कम रहा है इसकी सारे वो, इसको बड़ा कैसे करूं? संदीप जी, इसको बड़ा कर सकता हूं अपनी स्क्रीन को मैं, इससे मुझे दिखे। हाँ, ये थैंक यू थोड़ा। यस, ये एक लेडी है, करीब 34 इयर्स की थी और करीब 6 साल से इनकी शादी हो गई थी। 6 साल शादी को हो गया था। बायलेटरली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है इनकी, बायलेटरली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है। इनको एडवाइस किया गया था आईवीएफ के लिए, इनको आईवीएफ के लिए एडवाइस किया गया था और बहुत वेल टू डू फैमिली की, लखनऊ की ज्वेलर्स परिवार की थी, लेकिन इन्होंने होम्योपैथी प्रेफर किया, ये गई नहीं उसमें और हमारे पास आई थी। इनके ये सिम्टम्स हैं, ये इनके माइंड, ये इनके हमने जो रूब्रिक्स लिए थे रेपर्टराइजेशन के लिए: ओवर सेंसिटिव, ब्रूडिंग, एंजाइटी फॉर हेल्थ, कंसोलेशन एग्रावेट, इरिटेबिलिटी अनरिलेटेड बाय ईटिंग, perspiration is scanty, menses regular, sleep position right side. Next please. इसमें ये इनका HSG है जिसमें आप देखेंगे बायलेटरली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब दिखा रहा है। इनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है, दोनों ट्यूब की ब्लॉकेज थी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट करिएगा। हाँ, ये इसकी पिक्चर है, आप देखें कहीं से भी स्पिल नहीं हो रहा है, जो डाई डाली गई थी वो स्पिल नहीं हो रही है, तो बहुत बायलेटरली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है। इस केसेस के अंदर जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है एलोपैथी का, उसके अंदर वो लोग एटीटी देते हैं ज्यादातर केसेस में। कई बार जबकि उसका इंडिकेशन है गोल्ड पॉजिटिव हो तो दें और नहीं तो ना दें, लेकिन फिर भी उसको कन्वेंशनल है, जैसे पूजा करते समय मंत्र मार देते हैं पंडित जी, कुछ भी ओम करके शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ इन लोगों ने बना रखा है, तो एटीटी सबको देते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के क्या हानियां हैं आप जानते हैं। पूरी महिला को अच्छा खासा झेलना पड़ जाता है, उससे तमाम जो उसके नेगेटिविटीज हैं वो उसका नुकसान उठाना पड़ता है, पर एटीटी वो देते हैं, हाइड्रोट्यूबेशन भी करते हैं, और ये सारे चीजों से फेल लोग काफी हम लोगों के पास आते रहते हैं। इसमें हालांकि इस केस के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें किसी तरह का कोई एटीटी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, ये लखनऊ की बहुत मशहूर आईवीएफ सेंटर है इनका, डॉक्टर रेणु मक्कड़ मैडम काफी सीनियर है, डॉक्टर नूतन शर्मा जी जानती होंगी इनको, तो इन्होंने इनको आईवीएफ सजेस्ट।
जी, तो काफी मशहूर है यहाँ पे डॉक्टर मक्कर। तो इन नेक्स्ट दिखाई करिएगा संदीप जी। नेक्स्ट इसमें पीछे इन्होंने आईवीएफ एडवाइस लिखा है, इन्होंने आईवीएफ के लिए इनको भेजा था। नेक्स्ट करिएगा। इनको आईवीएफ के लिए किया गया था लेकिन उन्होंने किया नहीं। ये रिपर्टराइजेशन चार्ट है जो हमने रिपर्टराइजेशन होम्योपैथ की मदद से किया था, वो ये चार्ट है। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ हाँ, एक मिनट। फर्स्ट स्लाइड पे क्या था सर? ये फर्स्ट ही स्लाइड है ना? स्लाइड है, हाँ ये। तो इनको CPR 30 गिवन दिया गया था। बेसिकली क्या होता है कि जो इस तरह के इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, इनका कोई ऐसा नोटेबल सिम्टम नहीं होता, चेंज होता है जो हम समझ सकें कि इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं। कोई ऐसा बहुत खास सिम्टम नहीं होता है। जो इंडिकेटेड मेडिसिन होती है हमको लंबे समय तक देना पड़ता है, क्योंकि मेंटल सिम्टम या किसी चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस तुरंत आता नहीं है। तो हमने इनको CPR 30 में दिया था 1 डोज, 1 महीने के दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम कोई खास चेंज इन्होंने नोटिस नहीं किया था। हमने इसकी पोटेंसी बढ़ाई थी। CPR 200 3 डोजेस वीकली, 3 खुराक हफ्ते में 10-10 मिनट के अंतर पे एक बार देनी होती थी। इसको 1 महीने तक हमने दिया। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ, इनको थोड़ी सी इरिटेबिलिटी थी, जो इन्होंने हमसे कहा कि हमको थोड़ा डॉक्टर साहब वो इरिटेशन में कमी लग रही है, जैसा पहले मुझे गुस्सा लगता था, इरिटेशन होता था, तो उसमें थोड़ी सी कमी है, बाकी कुछ खास महसूस में नहीं कर रहे। तो हमने कहा ठीक। तो फिर इनको वही CPR 200 ही रिपीट किया गया था। उसके बाद ये नहीं सर, पीछे जस्ट पीछे, हाँ। इसके बाद ये पोटेंसी रेज करके 1 m दी गई थी। 22 को ये इन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। इसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव था, कार्ड टेस्ट इन्होंने किया तो हमको फोन किया, बताया कि ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो मैंने इनका बीटा HCG भी कराया था। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ, इसको सर बड़ा करें, मुझे दिख नहीं रहा है बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। बीटा HCG है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। अच्छा, पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट करिएगा सर। ये इनका अल्ट्रासाउंड है। क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूं तो स्क्रीन पे मुझे बहुत अच्छा सा दिखता नहीं है, पर विदाउट इवेंचुअलिटी ये नॉर्मल था, प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। ये मुझे लगता है 6 वीक्स का था। संदीप जी मैं बहुत अच्छा नहीं देख पा रहा था ठीक है, हाँ 6 वीक का था, ठीक है, इट्स ओके। 6 वीक का ये प्रेगनेंसी का था, तब इनका अल्ट्रासाउंड हमने कराया। नेक्स्ट करिएगा सर। ये टीफा कराया गया था इनका, टू रूल आउट की कोई अबनॉर्मलिटी ना हो, तो इनका टीफा हमने कराया था। नेक्स्ट करिएगा सर। ये टीफा की फाइंडिंग्स हैं, ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ रही थी। नेक्स्ट करिएगा सर। इसमें फाइंडिंग लिखी हुई है, सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21 to 22 वीक्स, एकदम नॉर्मल बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा सा दिख रहा है। तो ये बच्चा नॉर्मल रहा, और फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए थे। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ, ये टीफा की वो है, फिल्म है जी। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ, ये बच्चा है और ये इसके मम्मी पापा, ये है बच्चा। ये एक बेटी जो है पैदा हुई, बायलेटरली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ से। ये केस है सर। हाँ, ये भी सर एक ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब का केस है। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस है। इसके अंदर इनके एक बेटा था और ये चाहते थे कि मेरे एक बेटी हो। तो मैंने कहा देखिए, बेटा हो या बेटी हो ये तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये उस ईश्वर की कृपा है, जो हो जाए। और बेटा बेटी तो एक ही बात है। तो वो बेटी चाहते थे। तो खैर इनका साथ ये था कि इनका जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब था और
इनका जो है बायलेटरली ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब था, दोनों तरफ की ट्यूब बंद थी, दोनों ट्यूब बंद थी। और इसके अलावा इनका लो एमएच भी आ रहा था, 1.47 था। इनका लेवल लो फर्टिलिटी की तरफ जा रहा था, बिलो 2 हो जाए तो टेस्ट ट्यूब वाले भी अगर हैं तो वो फिर आपको ये बोलते हैं कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास तो इससे बहुत कम वाले हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो इनको आज थोड़ा सा इनका एंटी थायराइड ट्रीटमेंट भी चल रहा था, इनको हाइपोथायराइडिज्म था। नेक्स्ट सर, इनको चिकनगुनिया हुआ था 4 इयर्स बैक। फादर डायबिटिक थे, मदर डायबिटिक है थी इनकी। नेक्स्ट सर, हाँ ये इनकी एचएसजी है, बायलेटरली फेमरियल ब्लॉक था, दोनों तरफ की ट्यूब बंद थी एट फेमरियल एंड पे दोनों ट्यूब बंद थी। नेक्स्ट करेंगे सर। ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। हाँ ये डॉक्टर ने इनको रिफर किया है। नेक्स्ट करिएगा सर। ये इनके सिम्टम्स हैं, माइंड ऑल बरीड इन थॉट्स, इंडिग्नेशन, फुल ऑफ केयर, जेनिटेलिया फीमेल स्टेरिलिटी, मेंसेस स्कैंटी, चेस्ट पर्सपिरेशन, एक्सिला प्रोफ्यूज। ये बड़ा इनको इनके एक खास सिम्टम मुझे मिला तो मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट सर, ये रिपर्टराइजेशन चार्ट है, हम लोगों ने जो रिपर्टराइज किया था चार्ट, होमपैथ सॉफ्टवेयर में यूज करता हूं उसी से किया था, ये था सर। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ ये सल्फर 200 की 3 डोजेज हमने इनको दिया था, फॉलोड बाय प्लेसिबो। अच्छा दूसरी चीज एक है, मैं आप सबसे सभी से शेयर करना चाहता हूं कि मैं ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के अंदर थियोसिनामिनम 3x कई बार देता हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो हमारे और भी साथी जो भी इसका ट्राई करना चाहें एक बार करके देख लें, बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जो हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन है उसके साथ साथ थियोसिनामिनम दे सकते हैं। नेक्स्ट सर, इनको हमने प्लेसिबो फिल्ट्रेक्स दिया था और 1 महीने का मेडिसिन देकर फिर किया, क्योंकि देखिए ज्यादातर ये जो इनफर्टिलिटी के केसेज हैं इसमें हमें मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक देनी पड़ती है और बहुत बड़े चेंजेस कुछ समझ में नहीं आते। कई बार ये होता है किसी किसी को मेंसेस में कोई प्रॉब्लम है या कई बार मेंटल सिम्टम्स में कुछ चेंजेस हैं तो वो बताते हैं हमें अच्छा लग रहा है, बस इससे ज्यादा कोई चीज हमको पता नहीं लग पाती। नेक्स्ट सर, ये फिर मैंने रिपीट किया, इन्होंने कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, तो इसको हमने सल्फर को 1 एम तक दिया इनको। नेक्स्ट करेंगे सर। इसके बाद पेशेंट ने हमको बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड टेस्ट हमने किया, उसमें पॉजिटिव आया है, तो इनको हमने एडवाइस किया कि आप जो है बीटा एचसीजी करा लीजिए, तो इन्होंने बीटा एचसीजी करा। नेक्स्ट सर कर दिखाइएगा। नेक्स्ट सर, ये मुझे तो बहुत क्लियर नहीं दिखता लेकिन मेरे बीटा एचसीजी ही होगा। हाँ सर, ये बीटा एचसीजी कराया गया, ये बीटा एचसीजी रिपोर्ट है जो अच्छी थी। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ ये पेशेंट है जो उन दिनों कोविड का पीरियड था तो हम सब लोग अब बड़ी पूरी प्रिकॉशन से रहते थे। ये जो पेशेंट के हस्बैंड हैं ये एक साइंटिस्ट हैं, एनबीआरआई लखनऊ में साइंटिस्ट हैं, और इनका ये वीडियो है सर, इसको ऑन करिएगा तो सुनिएगा, अच्छा लगेगा। चल रहा है सर या नहीं चलेगा? अच्छा ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा सर, किसी को सुनाई पड़ रहा है?
संदीप जी, आपको सुनाई पड़ रही है आवाज इनकी? हाँ जी सर। सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुन नहीं रहा है, बाकियों को सुन नहीं रहा है ख्याल से। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही सर। सॉफ्टवेयर का। अभी आ रही है आवाज? नहीं, मुझे नहीं आ रही सर। नहीं नहीं है समझी जी। नहीं नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, No, it's तो not सर फिर audible. हम ये स्किप कर दें, नेक्स्ट में जाएं। हाँ, नेक्स्ट में जाए सर। हाँ, एक सर ये केस है, ये केस असरमैन सिंड्रोम का है, जिसके अंदर पूरी ये एक लेडी थी असरमैन सिंड्रोम में। इसमें क्या हुआ था, पूरा यूट्रस उनका ट्यूबुलर हो गया था, और यूट्रस के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जैसे मकड़ी के जाले बनते हैं, स्पाइडर वेब जैसे बनाता है, उस तरह से पूरे यूट्रस के अंदर बन गया था। यूट्राइन कैविटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। इनको एडवाइस किया गया था कि आप जो है, अब आपको बच्चे नहीं हो सकते हैं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम ये केस हमने ये जो आपको ये केस जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जैसे दो तरह से होम्योपैथी काम कर सकती है। एक तो ये है कि जब डायरेक्ट प्रेगनेंसी हो जाए, या हम असिस्ट क्या कर सकते हैं। तो इस केस में हमने असिस्ट किया। यूट्रस जो उनका कह दिया गया था कि आपके यूट्रस में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, यूट्रस नॉर्मल हो गया था इस केस के अंदर, और बाद में उन्होंने जाके आईवीएफ कराया। उनको ये कह दिया गया था कि आप अडॉप्ट कर लो या सरोगेसी करा लीजिए, आपको बच्चे नहीं हो सकते। तो ये केस नेक्स्ट करिएगा सर। ये असरमैन सिंड्रोम के बारे में बताया गया सर। ये नेक्स्ट करिएगा सर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यूज या फाइब्रस टिश्यूज इनसाइड यूट्रस एंड एंडोफिक्स के अंदर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो भी खराब हो जाती है, एंडोमेट्रियम, और प्लस उसकी जो कैविटी है उसमें भी डिस्टॉर्शन आ जाता है, जैसे इस केस में हुआ है। नेक्स्ट करेंगे सर। ये टाइप्स ऑफ एस है, इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ज्यादा आगे चलते हैं सर, केस पर ही पहुंचते हैं सीधे। नेक्स्ट सर, ये है सिम्टम्स। हाँ, जरा से इससे सर पीछे चलेंगे, जरा सा पीछे। नेक्स्ट, इससे एयू का एस काजिश के जस्ट पीछे। यस, इसमें लिखा है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंसेस में बी स्कैंटी, हाइपोमेनोरिया और एब्सेंट एमेनोरिया। इस केस के अंदर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर मेंसेस एब्सेंट था। नेक्स्ट करिएगा सर। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ, एसरमैन सिंड्रोम की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो सर बैक करिएगा सर थोड़ा सा। ये सर है, इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है, पुअर इम्प्लांटेशन हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एसेरेटा, ये सब हो सकते हैं ड्यू टू एसरमैन सिंड्रोम, डिपेंडिंग ऑन डिग्री कि किस लेवल पर कहां तक एसरमैन सिंड्रोम से यूट्रस के अंदर चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो केस था उसके अंदर जो ये ढेर सारे केसेस मेरे पास एसरमैन सिंड्रोम के नहीं हैं, कुछ केसेज हैं उसमें से एक ये है, पर जिस किसी को मिलेगा वो इस पर काम कर सकता है कि हम। नेक्स्ट सर। हाँ, इसकी डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्रोस्कोपी डेफिनेटिव होती है। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे उसके यूट्रस के अंदर तो उसमें चेंजेस दिख जाते हैं। सोनोहिस्टोग्राफी भी कर सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं, ज्यादातर हिस्ट्रोस्कोपी ही कराते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के अंदर इसकी सर्जरी करते हैं, डीएनसी करते हैं, और कई बार हिस्टेक्टमी करते हैं। आजकल पीआरपी थेरेपी का बड़ा प्रचलन है, हम लोग तो बस मीठी गोली खिलाते हैं। नेक्स्ट करिएगा सर। हाँ, ये केस है, ये 36 ईयर लेडी सफरिंग फ्रॉम एब्सेंट मेंसेस। इनको मेंसेस 4 महीने से नहीं आ रहा था, और ये जो है ये एडवोकेट थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। सबसे पहले आके इन्होंने हमारी क्लिनिक में झगड़ा किया, कैसे क्या है क्या नहीं, पूरे सिस्टम को समझा। मतलब इन्होंने हमारे पूरे स्टाफ को परेशान करके रखा, हमारे जूनियर डॉक्टर को, सबको, और बाद में ये सबसे बड़े भक्त हम लोगों के बनी। तो इनका है। नेक्स्ट करें सर। ये इनकी रिपोर्ट है, इनकी हिस्टोस्कोपिक रिपोर्ट है जो केजीएमयू लखनऊ में ये की गई है। इसके जो सर थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, इसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, सर्विक्स स्टेनोज था,
संदीप जी जरा सा नीचे करना चाहता हूँ, ये मैं कर नहीं पा रहा। ये हाँ थोड़ा सा बस इसकी फाइंडिंग्स देख पाऊँ। हाँ, और यूट्रस का जो शेप था वो बिगड़ गया था, ट्यूबुलर हो गया। डेंस एडहेजन्स प्रेजेंट इन यूट्राइन कैविटी, बोथ ऑस्टिया सीम्ड पुल्ड अप, ये उसकी फाइंडिंग थी। तो इस कंडीशन में, और नेक्स्ट करिएगा सर, उन्होंने ये कहा था, उनको बिल्कुल डायग्राम बना के दिखाया था। नेक्स्ट वाला आप देखेंगे सेंस को थोड़ा सा, हाँ ये देखिए इसमें सर, देखिए इन्होंने इसको मार्क भी किया है। इसमें डेंस एडहेजन्स, इन्होंने ये कहा था कि पूरा मकड़ी के जाले की तरह पूरे यूट्रस के अंदर आ गए थे। यूट्राइन कैविटी एक सिंगल कैविटी के रूप में रही नहीं गई है, इतने ज्यादा ये डेंस एडहेजन्स इसके अंदर थे। इन्होंने पूरा देखिए क्लियर कट एक डायग्राम बना करके दिखाया है, इस तरह से था। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ, ये हमने इनका रिपर्टराइजेशन किया है। रिपर्टराइजेशन करने के बाद इनको मेडिसिन दी गई। सर नेक्स्ट करिए। इनको पल्स्टीरामनियम में 3 डोज दी गई थी और थियोसिनामिनम हमने दिया था इनको। अच्छा, इनके ये यहाँ से काफी, हमारे यहाँ से काफी, चूंकि इनको बताया गया था कि ये हो गया था, अब हमको ये नहीं बताए थे कि हमको ये कह दिया गया कि सरोगेसी होगी और यूट्रस इस लायक नहीं है कि प्रेगनेंसी हो सके। तो सरदार जी ने ये पूरा छुपाया था हमसे, और दोनों हस्बैंड वाइफ वकील थे। पहले तो खूब बहस करते थे, आधी खोपड़ी तो हमारी इस बात में खत्म कर दिए हैं कि क्या है। हमने इनसे कहा था कि आप 3 महीने बाद अपने एक बार दोबारा कर लीजिएगा, एक बार अपनी फिर से हिस्ट्रोस्कोपी कराइएगा, देखा जाए क्या होता है। तो इनको 10 दिन बाद ही करी, जब ये दवा इन्होंने स्टार्ट किया तो 10 दिन बाद ये बहुत खुश होकर मुझे फोन किया इन्होंने कि डॉक्टर साहब मेरा जो है मेंसेस आ गया है और 4 महीने से नहीं आया था, अब आने लगा है। तब इन्होंने मुझको बताई पूरी बात। तो मैंने इनको फिर ये मेडिसिन रिपीट किया। नेक्स्ट सर, ये क्या हुआ, मैंने इनसे कहा था 3 महीने, लेकिन सरदार जी काफी बेचैन आत्मा थे, ये माने नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 2 ही महीने में चले गए कि देखें होम्योपैथी से कुछ होता है कि नहीं होता है। ज्यादातर लोग होम्योपैथी को ट्रायल भी बेसिस पर लेना चाहते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं साहब मैं एलोपैथी तो कर ही रहा हूं, कहिए तो होम्योपैथी भी खाता रहूं, कहिए थोड़ी आयुर्वेद भी खा लूं। तो मैं ये कहता हूं कि पेट आपका लेबोरेटरी नहीं कि सारी दवाइयां बराबर डाल के टेस्ट करेंगे आप एलोपैथी कर लो या होम्योपैथी कर लो। इसमें जो फाइंडिंग्स हैं आप देखें, हिस्ट्रोस्कोपी की जो फाइंडिंग है ये पोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, 2 महीने की दवा के बाद ही। नॉर्मल हिस्ट्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन, पूरी तरह 100% यूट्रस नॉर्मल हो गया। और मैंने इनसे कहा था कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, पर फिर वही बेचैनी बहुत ज्यादा थी उनको, तो नहीं माने, उन्होंने आईवीएफ करवाया। और उनके 2 बेटे हैं इस समय। इस लेडी को 2 बेटे पैदा हुए। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की कोविड में नहीं रहे, बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई उनकी। और तो ये केस है हमारा, ये जिसमें 2 महीने बाद ही ये पूरी तरह से जो यूट्रस नॉर्मल था वो नॉर्मल हो गया, इस लायक हो गया कि आईवीएफ किया जा सके। तो हम इस केसेस के अंदर जहां पे एलोपैथी कुछ भी नहीं कर पा रही, हाथ खड़ा कर दे रही है, और अगर किसी को कोई चाहता है तो हम उसको इस लेवल पर भी पहुंचा सकते हैं अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से, कि वो जाकर आगे एलोपैथी की मदद ले ले, चाहे कुछ कर ले। कम से कम उसका यूट्रस इस लायक हो गया कि वो आईवीएफ के लिए जा सके, क्योंकि वो मना कर दिया गया था कि यूट्रस नॉर्मल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट करें सर। एक केस है पीसीओएस का। इनका ट्रीटमेंट एसजीपीजीआई लखनऊ में चल रहा था पीसीओएस का। इनके जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं पीसीओएस के, हेयर्स ऑन फेस, स्किनी, मेंसेस, ये सब थे ही। इसके अलावा एक और इनकी थी कि लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब फिम्ब्रियल एंड पे बंद था, ब्लॉक्ड। इनको हाइड्रोट्यूबेशन भी किया गया था एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा, और ओवुलेशन की प्रॉब्लम जो थी वो तो थी ही। संदीप जी नेक्स्ट कर दीजिए जी। एचएसजी है इसमें लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक दिख रहा है, राइट ट्यूब पेटेंट। करियर इनफर्टिलिटी का रीजन नहीं था। नेक्स्ट सर। ये एसजीपीजीआई की रिपोर्ट से सर इतना नहीं लिखा है, इसमें केवल लिखा हुआ पीसीओएस डायग्नोज किया है उन्होंने, लेकिन मुझे दिख नहीं पा रहा है मेरे उसमें, ऊपर लिखा हुआ उसमें पीसीओएस डायग्नोज्ड है।
नेक्स्ट करिएगा सर। ये इनकी ओवल्यूशन, एक फॉलिकुलर स्टडी हुआ है, एनोवुलेटरी साइकिल दिखा रहा है, जो कि फीचर है पीसीओएस का। आप सभी जानते हैं एनोवुलेटरी साइकिल इसमें दिया था, इनका फॉलिकुलर स्टडी हुआ था पहले। सर ये डिसकंटिन्यू दिख रहा है सर, फिर से कर दें उस पर स्लाइड पे। तो सर इस केस के अंदर भी हम लोगों को सफलता मिली थी और एक बेबी बॉय को पैदा हुआ। और अभी तो बहुत ढेर सारे केसेज हैं, कभी फिर साथ बैठेंगे, बात करेंगे सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली संदीप जी को, जिन्होंने मेरी टेक्निकल हेल्प कर दिया, मैं फंस गया था।